आज बात हम करते हैं चाइना ने जो गोलान वैली पे इंडिया के 3 सोल्जर मार दिए, जिसमें एक कर्नल है और 2 उसके मतलब सिपाही सोल्जर है। तो 3 मार दिए और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि चाइना में भी कैजुअलिटी हुई है। वो अपने आंकड़े नहीं दे रहा, बेशक कितने हुए। कोरोना वायरस के भी उसने आंकड़े नहीं दिए दुनिया को, लेकिन कैजुअलिटी को माना है। उसके सबसे बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स में आया है। ऐसा चाइना कर क्यों रहा है? और चाइना 1967 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि गोली चली है बॉर्डर पर। एलओसी जैसा अब एलएसी ना बन जाए तो भारत को क्या करना होगा, भारत की नीति क्या होगी। भारत हमेशा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और इंटरनल सिक्योरिटी में भी मैं रह चुका हूँ। तो भारत को क्या करना चाहिए और भारत कैसे अपना मतलब, हमेशा हम भारत का ना एक रक्षात्मक सोच रही है। और भारत जिस कारण हमेशा देखा जाए तो विदेशी आक्रमणकारों से हार गया है। चाहे बाबर आया हो, बाबर के टाइम में भी जो इंडिया की सेना थी, वो बाबर लड़ा, उसके पास तोप गोले थे। भारत की सेना लोधी से लड़ाई हुई थी, लोधी के पास उस समय वो चीजें नहीं थी। अहमद शाह अब्दाली आया, उसने के पास भी उस समय काफी विस्फोटक हथियार थे और इंडिया के पास नहीं थे। 1962 का युद्ध हुआ जो इंडिया हारा। और क्यों हारा, उसके कारण भी यही थे क्योंकि चाइना उस समय अपने हथियार बना रहा था, लेकिन इंडिया शांति का मार्ग अपना रहा था, पंचशील का सिद्धांत दे रहा था, कह रहा था इंडिया किसी पे आक्रमण नहीं करेगा तो इंडिया पे कोई क्यों करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज इंडिया को मैं कहता हूँ वेपन्स जितने मर्जी बनाओ, बनाने चाहिए और एक से एक बनाने चाहिए, क्योंकि ये युद्ध ना, युद्ध जो चाइना से होगा, हम सोचेंगे कि चाइना वैसे हार सकता है क्योंकि चाइना की एंटी एजिंग है, लेकिन वो युद्ध के नए नए तरीके अपनाएगा। वो सैनिकों के जरिए युद्ध नहीं लड़ेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, युद्ध लड़ेगा लेजर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वार। तो बहुत सारी इकोनॉमी हो सकता है कि वो भारत के जितने भी डाटा है, ये जितने भी हमने लिंक कर रखे हैं अकाउंट, पेटीएम वेटीएम जितने भी है, उसमें चाइना का रोल है और सारे पासवर्ड उसके पास है। तो हो सकता है हमारे सारे बैंक अकाउंट के सब वो निष्क्रिय कर दे, क्योंकि सारे के सारे हैकर उन्हीं उधर से आ सकते, तो हमारे पास पैसा भी ना रहे। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इंडिया ने सब कुछ, चाइना पे इतना रिलायबल है इस समय इकोनॉमी, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट पहले ही 55 मिलियन से ज़्यादा है, जो कि होना नहीं चाहिए। ट्रेड बैलेंस बना के रखना चाहिए। और चाइना इस समय उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। चाइना इंडिया से ही पैसा कमाता है और इंडिया पे इस समय अपने जो उसके अलायंस है पाकिस्तान के जरिए। आप देखो नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने भी पहली बार इंडिया पे गोली चलाई, इंडिया के सिटीजन को मार दिया जो नेपाल सशस्त्र है। और उसने पार्लियामेंट में अपने में वो करवा दिया, क्या बोलते हैं, बिल पास करा दिया कि 3 जो विवादित एरिया थे उसे अपने में शामिल कर। और नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? नेपाल के करने की वजह यह है कि नेपाल को ये तो जानना होगा, नेपाली जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो नेपाली भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि जो नेपाल बना है वो हिंदू रिजीम के आधार पे बना है। 200 साल आपका बहुत अच्छा इतिहास रहा है, गोरखा जो है। लेकिन अब ये कम्युनिस्टों के आगे बिक चुके हैं, चाहे प्रचंडा गवर्नमेंट हो चाहे ओली की गवर्नमेंट हो, ये दोनों लेफ्टिस्ट हैं और एंटी नेपाल है। उन्होंने पूरी तरीके से चाइना के हाथों बिक चुका है। ये बड़ी बड़ी स्कॉच पीते हैं और आप देख सकते हो इनके इंटरव्यू लेने वाले भारत के चैनल है, मैं नाम ले सकता हूँ, मैं नाम भी लूंगा, एनडीटीवी जैसे, जिन्होंने प्रचंडा का इंटरव्यू लेते हैं, ज्योति बसु का लेते हैं, जो बहुत बड़े माओइस्ट हैं। वैसे तो कहेंगे वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुन के आते, लेकिन उन्होंने क्या किया, कितने लोगों को किया। अभी भी केरला में इनकी गवर्नमेंट है। तो ये एक सिनेरियो बनाते हैं, इंडिया में भी लेफ्ट जिहादीज का एक ग्रुप बन चुका है, जो कोऑर्डिनेशन इसलिए बनाए हुए ताकि जितने भी नेशनलिस्ट रिजीम है उसे टैगल कर सके। और जब ये सरकार में आए तो ये आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इनका अभी मुद्दा ये कि नेशनलिस्ट को बाहर करो। और ये इस समय सारी दुनिया में भी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग नाम से देखे जाएंगे सारी दुनिया में। जो बातें बहुत बड़ी बड़ी कहेंगे, मानव अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन जब ये खुद गवर्नमेंट में आएंगे सबसे पहले आप ही के मानव अधिकारों को हनन कर दिया जाएगा। कोई भी माओइस्ट गवर्नमेंट किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, विचारधारा को, चाहे जिहादिश हो चाहे ये हो। जिहादिश में तो मतलब ये एथिस्ट कहते हैं अपने आप को, माओइस्ट लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट, लेकिन उसमें तो जिहादिश आएंगे गवर्नमेंट में चुन के, तो वो तो सबसे पहले वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे, क्योंकि उधर तो
इस्लाम तो किसी और फिलॉसफी को मानता नहीं है कुरान के अकॉर्डिंग, अब देखा जाए तो, क्योंकि वो किसी और चीज का, जब एथिस हो आप किसी को नहीं मानते हो तो भी उसके लिए खतरनाक है। अगर कम्युनिस्ट है तो वो वही करेंगे जो शिनजियांग में किया मुस्लिमों के साथ। लेकिन अभी इन्होंने बड़ा अच्छा गठजोड़ बना रखा है, एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि इन्हें पता है अभी खतरा नेशनलिस्ट से है, और नेशनलिस्ट रेजिम बड़ी खतरनाक है। अगर सारे लोग नेशनलिस्ट हो जाए तो भारत अखंड हो सकता है आज भी, लेकिन उसे बच के, लेकिन होगा कैसे? इन्होंने हमारे मानसिक रूप से इतना हमें कमजोर बना दिया, हमें ऐसे ऐसे टीवी में दिखाएंगे इंडिया कुछ नहीं कर रहा, इंडिया ये कर रहा है मतलब हमेशा गलत दिखाएंगे। और जो नेपाल ने इस समय किया है, मैं नेपाल का बता रहा था, जैसे कि प्रचंडा गवर्नमेंट आई चाहे ये आए, तो हमने टैगल शायद नेपाल को किया नहीं, हमें पहले समझ जाना चाहिए था। हमें माओइस्ट को जब हम सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे, ये हम सोचते थे कि ये माओइस्ट है, ये वहाँ पे लाएंगे, हमने वहाँ की पार्लियामेंट को बनाने में किया, लेकिन हमें माओइस्ट को कभी हमें सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे। और जो इसके लिए हमारी पुरानी सरकार है वो भी काफ़ी जिम्मेदार है, जिसमें यूपीए का नाम बहुत हद तक आता है, क्योंकि यूपीए ने माओइस्ट को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्योंकि यूपीए ही थी जब उन्होंने राजशाही खत्म करी, नेपाल नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का संबंध रहा है हमेशा, यहाँ से वहाँ के मतलब कल्चर से, मैं दोनों हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वहाँ पे एक कम्युनिस्ट विचारधारा आ चुकी है जिनका कोई नहीं, और उन्हें पैसा कौन देता है नेपाल को? जब नेपाल हुआ भी था तो वहां से आ रहे थे बाल बाल्टिक क्या बोलते हैं, सेंडिनेवियन कंट्रियों से पैसा आता था ताकि कन्वर्सेशन हो सके, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जाए, एथिस की तरफ, क्योंकि उन्हें रिजीम दिखता है कि हिंदुइज्म आएगा तो ये दोनों आपस में बने रहेंगे। ऐसे ही इंडिया में पैसा आवंटन होता है विदेशों से, चाहे स्टैनफोर्ड हो चाहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हो, उनमें एक थिंक टैंक होते हैं, वो फाउंडेशन के जरिए फंड करते हैं, जो कि बड़े बड़े अखबारों न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि आखिर हो क्या रहा है इंडिया में। वो आपको एक ना बिल्कुल इस तरीके से हकीकत दिखाएंगे जो होगी नहीं वास्तविकता से, जिसका, और आपको ऐसा दिखाएंगे कि हमारे साथ ही लोग हैं। और जो चाइना बना है, आज यूएस की भी बात करना जरूरी है कि यूएस और चाइना, चाइना बनने में यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। 1969 शायद ऐसे कुछ, तो हेनरी किसिंगर उनके वो होते थे डिप्लोमेट, वो आज भी है 97 ईयर के, तो उन्होंने चाइना को सपोर्ट करना शुरू करा रशिया को टैकल करने के लिए। और जो पाकिस्तान की आईएसआई इतनी स्ट्रांग है, उसके स्पाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, तो उसमें भी बनाने में यूएस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि तब उसे यूएसएसआर को टैकल करना था। आईएसआई की हेल्प से यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, लेकिन आईएसआई हो गया, और परमाणु जो न्यूक्लियर बम है उसमें भी पाकिस्तान को देने में चाइना का इम्पोर्टेंट है, लेकिन चाइना को न्यूक्लियर यहाँ से सीखने के लिए उसमें यूएस का योगदान है। तो एक तरीके से देखा जाए यूएसए हर जगह आ रहा है। अब यूएसए की मजबूरी है कि वो इंडिया का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि इंडिया का जब करगिल में युद्ध हुआ तो उसने अपने सैटेलाइट देने से साफ मना कर दिया था। तो इंडिया को समझना होगा कि इंडिया की इस समय टू फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लेकिन अब एक तीसरा भी आ रहा है नेपाल, तो नेपाल के वहाँ के लोगों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि जो कि भारतीय ही मानते हैं अपने आप को, लेकिन वहाँ की सरकार कम्युनिस्ट है, तो ये एक अलग चीज़ है। और वो अपने आप को राष्ट्रवाद जोड़ रहे, जो कि बिल्कुल खुद राष्ट्रवादी नहीं है। ओली उन्होंने विपक्ष को भी अपने साथ मिला लिया, तो ये बहुत सोचने की समझ है। और ऐसे में हो सकता है कि चिकन लेक जो बहुत बड़ा मतलब 5 किलोमीटर का, मैं जा भी रखा हूँ सिलीगुड़ी, तो जरा सा रोड है, उसमें अगर जो शर्जील उसने बात करी थी, हो सकता है उसे काटने की बात करते रहते, जैसे आप पाकिस्तान के टीवी देखे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कट जाएगा तो इंडिया के लिए रास्ता क्या होगा? तो इंडिया बांग्लादेश से हेल्प मांगनी पड़ेगी, या फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए म्यांमार के साथ अपने देश में संपर्क करना पड़ेगा, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इंडिया को कुछ भी करके वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी करनी होगी, और इंडिया को वेपन्स, और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हाँ वो गोली चला, इंडिया को अभी इस समय फर्स्ट गोली चलानी होगी। अगर वो एक मारते तो हमें उनके 10 मारने चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंतजार करते रहे, हमेशा हम ना रक्षात्मक रहे।